नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर। कैबिनेट ने दो बड़ी रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। अमरावती रेल लाइन के साथ ही बिहार में 256 किलोमीटर रेल लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। कैबिनेट ने अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना को दी मंजूरी। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नामांकन का काम जोरों पर। महायुति और महाविकास अघाड़ी में बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा जारी। वायु प्रदूषण से जूझ रही है दिल्ली। प्रदूषण का स्तर अति खराब श्रेणी में। पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ने से गहरा सकता है जल संकट। और चक्रवाती तूफान दाना के आज रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका। नुकसान से बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने कसी कमर। खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अमरावती रेलवे लाइन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर 3.2 किलोमीटर लंबे नए रेलवे पुल को भी मंजूरी दी गई है। इस पर नया रेलवे पुल बनाया जाएगा। यह अमरावती को हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता और नागपुर से जोड़ेगा। अमरावती के लिए रेलवे कनेक्टिविटी करने के लिए एक नई लाइन 57 किलोमीटर्स की 2245 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। कृष्णा रिवर पे एक नया ब्रिज बनेगा। देयर विल बी अ न्यू ब्रिज। दिस प्रोजेक्ट इज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट। दिस विल प्रोवाइड डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी टू हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, नागपुर and via Nagpur to Delhi and via Hyderabad to Mumbai. Direct connectivity to practically all the metros will get connected to Amravati. बड़ा प्रोजेक्ट है। It will create 19 lakh human days employment. It will also save 6 crore kilogram of carbon dioxide. It's very environmentally sustainable, and that means it is like equivalent of planting 25 lakh trees. और बात महाराष्ट्र के सियासत की। महाविकास अघाड़ी की 3 प्रमुख पार्टियों के सीट बंटवारे का फॉर्मूला 85-85-85 तय किया गया है और उसके साथ ही महाविकास अघाड़ी शेष 18 निर्वाचन क्षेत्रों को सहयोगी दलों के लिए छोड़ देगी। महाविकास अघाड़ी के अन्य नेताओं ने कहा है कि इस बात पर चर्चा चल रही है कि किसे कितनी जगह दी जाएगी। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की इस जानकारी के बाद अब सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन एमवीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल 255 सीटों के बारे में बात की गई है। अभी भी 33 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, जिसमें से 18 सीटें छोटे सहयोगी दलों को दी जाएंगी। महाविकास अघाड़ी के प्रमुख नेता लगातार सीट बंटवारे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सीट बंटवारे की और इस सीट आवंटन की इस बैठक में कुछ विवाद भी हुए। दिलचस्प यह है कि ठाकरे गुट और कांग्रेस के बीच बड़ा विवाद था, लेकिन वरिष्ठ नेता शरद पवार की मध्यस्थता से विवाद सुलझ गया। इसी मौके पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की शरद पवार के साथ बैठक हुई। इस बैठक में एनसीपी के शरद पवार, जयंत पाटिल शिवसेना, उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी से संजय राउत, कांग्रेस के बालासाहब थोराट, नाना पटोले मौजूद रहे। आज महाविकास अघाड़ी के नेता कुछ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर उनसे सीटों के आवंटन पर बात कर सकते हैं। और झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम राजनीतिक दल और नेता जनता के बीच जा रहे हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो हेमंत सोरेन ने बरहेट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और
झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी इन चुनावों में बड़ी चुनौती है। और चुनौती सिर्फ बाहर से या एनडीए गठबंधन से नहीं है, बल्कि जो सीट बंटवारे पर लगातार आरजेडी और दूसरे दलों की तरफ से बात हो रही है, वो भी एक बड़ी चुनौती है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने गांडेय विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे। झारखंड विधानसभा 2024 के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी के उम्मीदवार महुआ माझी ने गुरुवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महुआ माझी रांची विधानसभा सीट से उन्होंने पर्चा भरा है। आपको बता दें कि रांची विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता सीपी सिंह से महुआ माझी का मुकाबला होना है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में इंडिया ब्लॉक के सभी प्रत्याशी सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान के साथ मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। और यूपी उपचुनाव में विपक्ष के सीट बंटवारे और इंडी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता का कांग्रेस मुक्त सपना यूपी में समाजवादी पार्टी साकार कर रही है। नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। तो 5 सीटों की मांग करने वाली कांग्रेस को बिना चुनाव लड़े ही संतोष करना पड़ रहा है। ऐसा सीन जो है, ऐसा दृश्य उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने आगामी राजस्थान और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए नई सूची जारी की है। बीजेपी ने राजस्थान की 1 और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। राजस्थान में 84 विधानसभा सीट के लिए कारीलाल ननोमा को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर को टिकट मिला है। वहीं करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद और मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। और चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया है। आयोग ने 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनावों को लेकर 13 नवंबर सुबह 7 बजे से 20 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जारी किया है। दिल्ली में यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया है और उसमें आज भी झाग का सैलाब साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगले महीने की शुरुआत में ही छठ पूजा से पहले यमुना नदी का कालिंदी कुंज इलाका बर्फनुमा सफेद झाग की परत से ढका हुआ है। हालांकि कालिंदी कुंज घाट पर पानी को साफ करने के लिए जल बोर्ड की तरफ से काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं। बैराज पर जाल बांधने के साथ ही पानी को साफ रखने के लिए और इसको साफ करने के लिए इसमें रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद आज भी नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी जा रही है। और दिल्ली की जनता आसमान से लेकर जमीन तक प्रदूषण की मार झेल रही है। लोग ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं और इस मसले को लेकर पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। और इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा
अपना विरोध दर्ज करने के लिए आज ITO पर यमुना घाट पहुंचे और उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई। इसके साथ ही यमुना की सफाई के मसले पर बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के CM आतिशी को भी आने का न्योता दिया। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को इनवाइट किया था यमुना के घाट पर। वीरेंद्र जी, आपने इनवाइट किया था दोनों को, लेकिन वो नहीं आए, आपने डुबकी लगाई और हम देख रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए, मैं माँ यमुना के लिए मेरी आस्था है और इस स्थिति में माँ यमुना को देखकर दिल में तकलीफ होती है। और डुबकी मैंने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो डुबकी लगाएंगे चुनाव से पहले। चुनाव सर पर हैं, उन्हें बताना चाहिए कि माँ यमुना के लिए जो 8,500 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए थे उसका हिसाब दे दें। कुछ दिनों में छठ का पर्व आ रहा है, पूर्वांचल का एक बड़ा पर्व है। छठधारी इसी यमुना का आचमन करते हैं, चाहे कालिंदी कुंज की तस्वीर हो चाहे यहाँ की हो, एक धराती उच्च। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इस पानी में गया हूँ ना, इस पानी को आप हाथ नहीं लगा सकते। और मेरी माताएं बहनें जब छठ पर्व की पूजा करने यहाँ आएंगी, सूर्य देव को जब अर्घ देंगी, तो इस हालत में उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और ये पानी हाथ में लेना पड़ेगा। तो मैं उन माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल की सौगात है आपको। अंतिम सवाल, 10 सालों में क्या केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण और यमुना प्रदूषण को लेकर कोई काम नहीं किया? दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में दिल्ली को लूटने का काम किया है, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया और माँ यमुना जो हमारी आस्था है, हमारे सनातन की ताकत है, उसके साथ भ्रष्टाचार किया, खिलवाड़ किया है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, माँ यमुना भी माफ नहीं करेगी। और दिल्ली वाले जिस तरह से इन्होंने लूटने का काम किया, अगर प्रदूषण में काम किया होता तो दिल्ली की आज आबो हवा ठीक होती। दिल्ली के यमुना घाट से कैमरामैन विश्व बंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। और चक्रवाती तूफान दाना तेजी से ओडिशा और बंगाल तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तूफान दाना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल ये तूफान पारादीप से 280 और धामरा से 310 किलोमीटर दूर है। इस तूफान का लैंडफॉल धामरा और भीतरकनिका के बीच होना है। लैंडफॉल के वक्त 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के चलने का अनुमान है। अनुमान के मुताबिक लैंडफॉल के समय समुद्र में सामान्य से 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। बताया जा रहा है कि साल 2021 में आए चक्रवाती तूफान था यास की तरह ही दाना का भी प्रभाव होगा। इस बीच चक्रवात दाना को लेकर प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इंडियन कोस्ट गार्ड को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोस्ट गार्ड के हालात पर बारीकी से उसने नजर रखी है और चक्रवात के प्रभाव से उत्पन्न किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय कदम उठाए गए हैं। कोस्ट गार्ड को पश्चिम बंगाल और ओडिशा में जहाज़ों, विमानों और रिमोट ऑपरेटिव स्टेशन से मछुआरों और नाविकों को मौसम की नियमित चेतावनी और सुरक्षा सलाह प्रसारित करने का काम सौंपा गया है। भुवनेश्वर स्थित बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार शाम से उड़ानों का परिचालन 16 घंटे के लिए निलंबित कर दिया गया है। तूफान दाना के मद्देनजर पूर्वी रेलवे अपने सियालदा मंडल और बृहस्पतिवार रात 8 बजे से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक 190 लोकल ट्रेन का परिचालन नहीं करेगा। और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन में गंभीर चक्रवात दाना की तैयारियों की समीक्षा बैठक थी है और बैठक के दौरान राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी भी मौजूद रहे। और ओडिशा में चक्रवात तूफान दाना को लेकर सभी एजेंसियों के साथ साथ भारतीय तटरक्षक बल को भी अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात से निपटने के लिए किस तरह से तैयार है इंडियन कोस्ट गार्ड, हमारे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट ने खास बातचीत की पारादीप में भारतीय तटरक्षक बल के DIG संजय नेगी से। क्या कुछ कोस्ट गार्ड की तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो है कोस्ट गार्ड के लिए निर्देश मिले हैं? हमारे साथ खास बात करने के लिए है कोस्ट गार्ड के जो DIG हैं, वो हमारे साथ हैं, इन्हीं से खास बात करते हैं। सर, क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से आपको मिले हैं? हमने मछुआरों को एडवांस में ही चेतावनी दे दी थी कि वे सेफ हार्बर में रिटर्न हो जाएं एंड एज पर द फिशरीज डिपार्टमेंट ऑल द उड़ीसा रजिस्टर्ड फिशिंग बोट्स आर इन सेफ हार्बर. Also, we are in constant coordination and communication with the central and state authorities to deal with any kind of eventuality and to assist in rescue and relief operations as required. क्योंकि जब चक्रवाती तूफान जो है लैंडफॉल हो जाएगा
उसके बाद के लिए क्या कुछ तैयारियां कोस्ट गार्ड ने कर रखी है? उसके बाद जो भी इम्पैक्ट साइक्लोन का होगा उसके हिसाब से हमने अपने सारे जो रिलीफ मटेरियल एकत्रित कर रखा है. वी हैव स्टॉक्ड अप आवर राशन, फ्यूल एंड व्हाटएवर एज द सिचुएशन डेवलप्स, व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज, वी विल असिस्ट देम. प्रशासन की तरफ से अलर्ट पर रखा गया, किसी प्रकार का कोई निर्देश मिलता है, इसके लिए आपने क्या क्या जो है सामग्री अपने पास रखी है, किस तरीके से आप मदद के लिए तैयार हुए? नहीं, हमारे पास ये रबराइज क्राफ्ट्स हैं, इनके यहाँ पर पानी वगैरह भर जाता है, किसी को इवैक्यूएट करना हो उसके लिए. फिर साथ में हमारे पास लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट है और खाने का सामान है, सो दैट वी कैन प्रोवाइड रिलीफ टू देम. इसके अलावा अगर कुछ हमें और ज़रूरत पड़ती है तो वी हैव गॉट वेसल्स विच कैन ट्रांसपोर्ट दी फूड मटेरियल्स एंड अदर आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड, द मेडिकल इक्विपमेंट एंड आइटम्स टू असिस्ट दी लोकल पॉपुलेशन हियर. सर, डीडी से बात करने में बहुत धन्यवाद. थैंक यू. और ओडिशा और पश्चिम बंगाल में दाना का कहर जारी है. दूरदर्शन के संवाददाता उर्मिलेश भट्ट ने पारादीप से हालात का जायजा लिया. द्वीप में यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश बहुत तेज हो रही है, लिहाजा जो पेड़ कट यहाँ पर जो है गिर रहे हैं, आंधी से तूफान से जो पेड़ गिर रहे हैं, उन पेड़ों को तुरंत जो है यहाँ पे जो क्यूआर टीम है वो जो है उन पेड़ों को काटने का काम कर रही है. साथ ही जहाँ पर जल जमाव हो रहा है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पारादीप है उसके लोग यहाँ पर आकर के तुरंत उस जल जमाव जो है उस जल जमाव को यहाँ से हटाने का काम कर रहे हैं. नौसेना के 2 जहाज हैं, जिन जहाजों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है. उसके अलावा जो संवेदनशील जो गांव थे, 3000 जो गांव थे, उन गांवों से जो है लोगों को जो है सुरक्षित जो राहत शिविर बनाए गए हैं उन शिविरों में जो है पहुंचा दिया गया है. वहां पे प्रशासन ने हर तरीके की जो है सुविधाएं दे रखी हैं, तब चाहे पानी हो, स्वास्थ्य हो या फिर उसके अलावा बिजली हो, ऐसी तमाम सुविधाएं वहां पर मौजूद हैं. तो ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने जो है या उड़ीसा सरकार ने जो ये चक्रवाती तूफान दाना है इससे लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी है. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में क्या कुछ नई तैयारी और नई सुविधाएं लाई गई हैं. कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना. असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा. आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली. बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं. बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह. हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं. ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो पैसा मिलेगा. अरे हमको मालूम नहीं है क्या. इधर UPI पिन डाला, उधर पैसा कहाँ है. मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ. याद रहे, UPI कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ. ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है. अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह. IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है. गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी. अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद. और दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में आने वाले मरीजों के लिए अच्छी खबर है. एम्स ट्रॉमा सेंटर में 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं. मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनने से ट्रॉमा सेंटर में होने वाले ऑपरेशंस की संख्या दोगुनी हो जाएगी. एम्स ट्रॉमा सेंटर से जल्द ही हाइब्रिड सर्जरी थिएटर भी खुलेगा, जिसे लेकर खास बातचीत की ट्रॉमा सेंटर प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूकी से हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने. एम्स ट्रॉमा सेंटर में 5 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बने हैं. किस तरीके से काम करेगा, इस पर बात करने के लिए ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर कामरान फारूकी हैं. सर, इससे कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि हमारे पास हमेशा
ऑपरेशन थिएटर की शॉर्टेज रहती है। इतने पेशेंट आते हैं, हम लोगों कई बार उनको जल्दी से एडमिट करके जल्दी से ऑपरेट नहीं कर पाते, तो इससे हमारा जो आउटपुट है, द नंबर ऑफ़ सर्जरीज विच वी डू इन 1 month इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू डबल। अभी हमारे पास करेंटली 6 OT थे, 5 रूटीन OTs एंड 1 हमारा रेड एरिया और वो OT था। अब हमारे 5 और मॉडुलर OT आ गए, तो इससे हमें लगता है कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा हमारा आउटपुट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ़ सर्जरीज परफॉर्म पर मंथ। और जो पुराना OT था और इसमें क्या फ़र्क है? मॉडुलर OT में क्या होता है, ये फुली मॉडुलर जो है, इनके वॉल पैनल्स डिफरेंट होते हैं, सीमलेस OTs होते हैं, इनमें लैमिनर फ्लो होता है, नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस कंट्रोल कर सकते हैं आप, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जन कंट्रोल पैनल्स होते हैं, और इसमें एक नई चीज़ ये है कि हमारे पास एनेस्थीसिया के इंडक्शन रूम्स हैं, तो उससे भी हमारा टाइम काफ़ी सेव हो रहेगा, पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाता है। और इन्फेक्शन कंट्रोल में कितना फ़ायदा? इन्फेक्शन कंट्रोल में बहुत फ़ायदा होता है। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो इनके वॉल पैनल्स हैं, ये सारे मॉडुलर हैं, सीमलेस होते हैं, इसमें कोई क्रेविसेस नहीं होते, पानी मिट्टी जमा होने का कोई जगह नहीं होती जहाँ जमा हो जाए उससे इन्फेक्शन हो, दैट इज़ 1। दूसरा, हमारे लैमिनर फ्लो है, ये सारे हेपा फिल्टर लाइंड हैं, तो इससे इन्फेक्शन बहुत ही कम हो जाता है। एंड थर्ड थिंग इज़ द नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस। जो एचयूज़ लगे हैं उससे हम नंबर ऑफ़ एयर चेंजेस भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पेशली जो इम्प्लांट सर्जरीज़ हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक की सर्जरीज़ होती हैं, न्यूरो सर्जरीज़ होती हैं जिसमें इम्प्लांट लगता है, उसमें इन्फेक्शन का बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल होता है कि अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप समझ लीजिए कि उसकी पेशेंट की ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। तो हमें बिल्कुल ज़ीरो इन्फेक्शन चाहिए होता है, तो हमें ये तीनों चीज़ें हैं। और हाइब्रिड जो ऑपरेशन थिएटर बनना है उसके बारे में बताएं कि कब तक वो तैयार होगा और फ़ायदा क्या होगा उससे? तो हाइब्रिड OT एक कॉन्सेप्ट होता है, तो हमें लगता है कि हम लोग ऑलरेडी इन द प्रोसेस हैं, तो 1 से 2 साल के अंदर ये बन जाना चाहिए। तो अभी क्या होता है, जैसे कोई बहुत सीरियसली इंजर्ड पेशेंट आया, तो उसका सबसे पहले तो डायग्नोस करना होता है कि इसको इंजरी क्या है। उसके लिए आपको उसका CT स्कैन कराना है। उसके बाद अगर उसके एब्डोमेन में या किसी और जगह ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसको एंजियोग्राफी सूट में ले आना पड़ता है। तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट उसको एम्बुलाइज करते हैं, उसकी जो ब्लीडिंग वेसल है उसको ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद फिर सर्जन उसको ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। तो अभी हाइब्रिड OT में तीनों चीज़ें एक ही OT कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएंगी, यानी कि CT स्कैन भी, एंजियो सूट भी और ऑपरेटिव कैपेबिलिटी ऑल्सो, ये तीनों एक ही मॉडुलर OT कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। इसी का नाम हाइब्रिड है। कैमरामैन पीयूष के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहबुल्ला नदवी पारिवारिक विवाद को लेकर संकट में फंस गए हैं। आगरा के फैमिली कोर्ट ने रामपुर के सपा सांसद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें पत्नी रुमाना परवीन को हर महीने 10,000 रुपए भरण पोषण के लिए देने का आदेश दिया है, जिसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया। आगरा फैमिली कोर्ट ने के अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट की अवहेलना के कारण सांसद के ऊपर पत्नी का 5,30,000 रुपए बकाया है। रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला जी के खिलाफ उनकी पत्नी श्रीमती रुमाना परवीन के द्वारा परिवार न्यायालय में एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण बच्चे व पत्नी के लिए 10,000 रुपये माह का आदेश पारित किया गया था, जिसमें सांसद जी के द्वारा अपनी पत्नी का जो भरण पोषण था वो नहीं दिया जा रहा था। काफ़ी समय से लंबित चल रहा था मामला। माननीय न्यायालय द्वारा अभी हाल में सांसद जी के खिलाफ रिकवरी वारंट, जिसमें रकम है 5,30,000 रुपये, जो पत्नी का बकाया चला रहा है, वो माननीय न्यायालय में जमा नहीं किया गया है। इसलिए माननीय न्यायालय ने उनके खिलाफ कुर्की वारंट और रिकवरी वारंट दोनों जारी किए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक जमाना था, हवाई जहाज से चलना एक सपने जैसा था, लेकिन